जो बीजेपी का प्रभाव या बीजेपी का नाम आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, साल पहले था, आज वो नहीं है। आज लोग क्वेश्चन करते हैं। आप जब उन्होंने देखा कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जब उन्होंने देखा कि बीजेपी अपने पाँव को उस हद तक मजबूत नहीं कर सकी कि जब वो चुनाव करवाएं और चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में जाए और वो अपनी सरकार बना सकें, तो इस वजह से उन्होंने चुनाव को डिले, ये जो डिले हो रही है ये दूसरा हिस्सा है। देखो, पहली सरकारें 70 साल चुनाव को आगे पीछे करती रहीं, बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है जम्मू कश्मीर की। एक वक्त था मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने के लिए लालायित रहती थी, यानी एक्साइटेड रहती थी। लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर हुक्मरान न रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत मिले, ये हर मरकज़ की सरकार की कोशिश रही है। लेकिन 2018 में जो पीडीपी बीजेपी की सरकार गिरी है, अब 2022 जो है अप्रैल का महीना है, और हालात और वाक़ात ये बता रहे हैं कि शायद इंतखाबात इस साल नहीं होंगे, और अगर हुए भी तो 2023 में होंगे। और कुछ लोग तो ये भी हैं जो वो कह रहे हैं कि ये 2024 में इंतखाबात हो सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर, वज़ीर भी रहे हैं, आरएस चिब हैं। चिब साहब, सबसे पहले मुझे बताइए कि मरकज़ी सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात हो जाएं, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत मिले। 5 अगस्त 2019 के बाद 20 भी गया, 21 भी गया, और अब लगता है 22 भी बिना जम्मू कश्मीर की अपनी सरकार के जाएगा। क्या मरकज़ की इस पॉलिसी को आप सही समझते हैं कि लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत न मिले? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉर्मल प्रदेश नहीं है। आप समझते हैं इस बात को? इसी वजह से शायद जो भी हुकूमत दिल्ली में रही, चाहे वो कांग्रेस की थी या जनता पार्टी की थी या बीजेपी की थी, तो उन सरकारों के पास दुनिया को दिखाने के लिए या जम्मू कश्मीर के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा सब सरकारें ये कहती रहीं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस या चुनाव या इंतखाबात फ़ौरन होने चाहिए, समय पर होने चाहिए और सही होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ जो आज तक वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। अब इस समय जो सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, जिसमें आपने देखा है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो जब ये राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास हुआ, भारत सरकार का फैसला जब सामने आया, तो उस फैसले के साथ साथ हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साथ ही साथ कहा कि हम माकूल समय पर, एक ऐसा वक्त जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो उस समय हम चुनाव करवाएंगे। और साथ साथ ये भी कह दिया, उनको पता था कि लोग इस बात को लोगों ने पसंद नहीं किया और ना करेंगे कि जम्मू कश्मीर को क्यों डाउनग्रेड किया गया और उसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई गई। एक इतनी बड़ी, इतनी इम्पॉर्टेंट हमारी रियासत थी, हमारा प्रदेश था जम्मू कश्मीर, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी और अदरवाइज भी। उसको डाउनग्रेड करने का मकसद क्या था? तो इसलिए उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जब समय आएगा तो हम आपको स्टेटहुड भी वापस करेंगे। ठीक। पिछले 2 वर्षों से बार बार जो भी नेता बीजेपी का, जब भारत सरकार का नुमाइंदा यहाँ आया, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक और इसके अलावा दूसरे भी लीडर जब आए, तो सबने कहा कि हम बहुत जल्दी यहाँ चुनाव कराएंगे, लेकिन एक उसमें अड़चन है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद करवाएंगे। ठीक। अब प्रश्न ये होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? डिलिमिटेशन कमीशन को तो भारत सरकार ने बनाया, वो तो गृह मंत्रालय की देन थी। डिलिमिटेशन कमीशन उनके अपने लोग थे, अपने मेंबर्स थे, और
डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखते हुए उसकी टर्म्स को ये एक्सटेंशन देते रहे, 2 साल उन्होंने गुजार दिए और डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आज भी नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि 6 मई से पहले आ जाएगी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन का 6 मई जो है अपने ऑफिस में लास्ट दिन है, तो रिपोर्ट आ जाएगी। ये रही एक बात, बहाना रहा डिलिमिटेशन कमीशन का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदर ही अंदर बीजेपी की ये मजबूरी थी कि वो जो 370 एब्रोगेट करने के बाद या यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जब उन्होंने यहाँ सिचुएशन की समीक्षा करी, उसको देखा उन्होंने, तो धीरे धीरे देखा गया कि बीजेपी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती गई। और आज ये फैक्ट है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। कोई बात मेरी माने ना माने, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लीडर भी नहीं मैं अपने आप को कभी कहता, लेकिन 40 साल राजनीति में हूँ, थोड़ी बहुत मुझे राजनीतिक सेंस है। कि आप किसी से पूछो, हम गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो बीजेपी का प्रभाव या बीजेपी का नाम आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, साल पहले था, आज वो नहीं है। आज लोग क्वेश्चन करते हैं आपको। लेकिन सवाल चिप साहब वही है कि इंतखाबात अभी तक नहीं हुए, जबकि हर मरकज़ी सरकार की कोशिश ये रही जल्दी से जल्दी इंतखाबात कराइए और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूमत दीजिए। आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि लंबा वक्त गुजर गया, डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम अब मुकम्मल करने वाला है, उसके बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप इंतखाबात इस साल कराएंगे या अगले साल कराएंगे या 2024 में कराएंगे? देखिए, आप अपने प्रश्न को, मैं आपके प्रश्न को 2 हिस्सों में लूँगा। पहला तो आपने कहा था कि हर सरकार की कोशिश रही कि इंतखाबात हों, वो हमारी एक राष्ट्रीय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए हर सरकार कहती रही कि हम चुनाव करवाएंगे। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है पिछले 2-2.5 साल से, वो चुनाव इसलिए नहीं करवाए जा रहे। डिलिमिटेशन कमीशन की अवधि को क्यों बढ़ाया गया? वो इसलिए बढ़ाया गया कि बीजेपी या भारत सरकार जो इस समय है, जब उन्होंने देखा कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जब उन्होंने देखा कि बीजेपी अपने पाँव को उस हद तक मजबूत नहीं कर सकी कि जब वो चुनाव करवाएं और चुनाव का नतीजा उनके पक्ष में जाए और वो अपनी सरकार बना सकें, तो इस वजह से उन्होंने चुनाव को डिले, ये जो डिले हो रही है ये दूसरा हिस्सा है। देखो, पहली सरकारें 70 साल चुनाव को आगे पीछे करती रहीं, बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है जम्मू कश्मीर की। लेकिन ये जो 2-2.5 साल का अरसा है, ये बीजेपी की मजबूरी थी, बिकॉज बीजेपी की जो सोच थी, जो बीजेपी सोचती थी, जहाँ गृह मंत्रालय ने सोच रखा था कि हम 2-2.5 साल में सब कुछ ठीक कर लेंगे, कोई एक पार्टी कश्मीर में बनाएंगे, फिर दूसरी पार्टी कश्मीर में बनाएंगे, फिर किसी को जोड़ेंगे, कुछ लोगों को बाहर से लाएंगे, तो इसलिए ये चुनाव लेट होते रहे। और सबसे बड़ी बात जो डिलिमिटेशन की मैं कहना चाहता हूँ, जो शायद किसी ने नहीं कही होगी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन जब बनाया जाता है तो वो लोगों की उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि किस इलाके को हमने ज़्यादा सुविधाएं देनी है, कौन सा इलाका हमारा बैकवर्ड है, किस कम्युनिटी को हमने रिप्रेजेंटेशन देनी है। यानी लोकतंत्र में लोगों की सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। लेकिन ये उलट हुआ इस बार जो डिलिमिटेशन कमीशन करवाने वाले जिम्मेवार लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझते हैं कौन है? भारत सरकार ही है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उन्होंने पहले कैंडिडेट तय किए अपनी पार्टी के लिए कि यहाँ मिस्टर ए होगा। मिस्टर ए की रिक्वायरमेंट क्या है कि इसमें 4 पंचायतें जोड़नी है या 4 पंचायतें यहाँ से निकालनी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रोसेस उल्टा चला। होता यह है कि डिलिमिटेशन हो जाए, कॉन्स्टिट्यूंसीज की नोटिफिकेशन हो जाए, अपनी लॉ मिनिस्ट्री के जरिए इलेक्शन कमीशन को चली जाए, और उसके बाद पार्टियां सोचती हैं भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, इसमें हमारा ये कैंडिडेट सूटेबल हो सकता है। यहाँ तो उल्टा हुआ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं कहा होगा। यहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट तय किए और उन कैंडिडेट को कौन कौन सा एरिया माइनस करना है, कौन कौन सा एरिया प्लस करना है, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन हुई। ये सबसे बड़ी वजह है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये कोई संगीन इल्ज़ाम नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है बात। और मैं जब वक्त आएगा तो हम बताएंगे आपको कि कैसे हुआ।
मैं एक मिसाल भी दूंगा आपको। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसलिए लेट हुआ, ये जो लेट किया जा रहा है कि पहले कैंडिडेट सेलेक्ट किए जा रहे हैं, फिर डिलिमिटेशन को टेलर मेड किया गया कैंडिडेट के हिसाब से, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मुझे चिफ साहब ये बताइएगा कि क्या जम्मू कश्मीर इसी हिसास जो रियासत है, क्या इस हिसास, मैं तो अभी इसको रियासत मानता हूँ, यूनियन टेरिटरी है, तो क्या इस जैसी हिसास यूनियन टेरिटरी में इतने लंबे वक्त के लिए इंतखाबात को टालना या इंतखाबात ना कराना सही है? अब देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि भाई रियासत जम्मू कश्मीर जैसी रियासत को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया? सबसे बड़ा जो एक संगीन प्रश्न, जो एक डिफ़िकल्ट प्रश्न लोगों के सामने है कि लोगों को आज तक समझ नहीं है कि इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। तो अगर एक बड़ी रियासत को डाउनग्रेड किया जाता, देखिए यूनियन टेरिटरी से रियासतें बनाई गई, प्रदेश बनाए गए, लेकिन कि प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाना जो है, जबकि हमारी डिमांड नहीं थी। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख वाले चाहते थे। लद्दाख की एक देरीना डिमांड थी कि यूनियन टेरिटरी बननी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के, ना जम्मू के लोगों ने कहा, ना कश्मीर के लोगों ने कहा, बल्कि आज बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं इस बात का, क्योंकि कश्मीर के लोग भी कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, जम्मू के लोग भी कहते हैं कि जो गलत हुआ, हमारी स्टेट वापस आनी चाहिए। बल्कि आज हमारी डिमांड ये है कि अगर भारत सरकार कुछ इंसाफ कर सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, तो उनको पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर की हिसास यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात को इतना लंबे अरसे तक जो है नहीं कराना सही है? मैं कहता हूँ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब पहले मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले तो गलत ये था कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, दूसरा चुनाव को इतना खींचा गया, बहाना रखा गया डिलिमिटेशन कमीशन का, उसकी अवधि को बढ़ाते गए, और फिर डिलिमिटेशन कमीशन ने, इन्होंने, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा इनको कोविड का बहाना था, डिलिमिटेशन कमीशन ने जैसे हर कोविड के बीच में यूपी में इंतखाबात हो गए, कोविड के बीच में यूपी में इंतखाबात हो गए, और कई रियासतों में जो है इंतखाबात तो कोविड के बीच में हुए, कोविड के दौर में हुए। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोविड में इन्होंने ये बहाना किया कि हमारा डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट इसलिए डिले हो गई है कि हम कोविड की वजह से, हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन को हर जिला में जाना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट कहीं बंद कमरे में बैठ के बनाई गई, थोड़ा बहुत एक संकेतक तौर पर कहा गया कि हम लोगों से कंसल्ट किया, हम लोगों से ऑब्जर्वेशन लिए हैं, हमने ऑब्जेक्शन लिए हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल गलत है जो आपका प्रश्न है कि इंतखाबात इतने लेट नहीं होने चाहिए थे। चिप साहब, अब दूसरी तरफ आऊँगा, आप, जब मैं आपकी पार्टी की तरफ देखता हूँ तो पिछली बार भी जब मैंने आपसे बातचीत की थी, गुलाम नबी आज़ाद अभी भी पसोपेश में नज़र आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी उनके जहन में नहीं है कि उनको आगे करना क्या है, क्या उनको एक नई पार्टी बनानी है या कांग्रेस में ही उनको आगे चलना है। वहीं पर अगर आज जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो है दो खेमों में बटी हुई है, एक खेमा गुलाम अहमद मीर का है, दूसरा खेमा गुलाम नबी आज़ाद का है। गुलाम नबी आज़ाद का खेमा परेशानी में है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, और मीर का खेमा जो है वो कह रहा जी इंतखाबात तो जो है गुलाम अहमद मीर की ही अगुवाई में लड़े जाएंगे। तो मुझे चिप साहब बताइएगा कि इस सूरत हाल में कांग्रेस का वर्कर कितना डिमोरलाइज्ड है, और इस सूरत हाल को आप कांग्रेस के लिए कितना ख़तरनाक समझते हैं? आपने एक ही प्रश्न में 10 प्रश्न जोड़ दिए ये एक प्रश्न नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का संबंध है, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं कांग्रेस के, और आपने देखा होगा कि इवन अगर मैं यहाँ प्रधानमंत्री को कोट करूँ तो लोकसभा में जब उनको फेयरवेल पार्टी दी गई तो उन्होंने एक लफ्ज़ कहा था, जो अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं समझता मैं गलत नहीं हो, लेकिन उनका कहना ये था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ भी रहे, इन्होंने अच्छा काम किया, और आगे भी अगर इनको कोई ज़िंदगी में पॉलिटिक्स में काम मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है, और इसी चीज़ को लेते हुए मैं कहता हूँ कि उनको पद्म भूषण भी दिया गया। तो गुलाम नबी आज़ाद इज़ अ वेरी क्लियर हेडेड पर्सन, पॉलिटिक्स को समझते हैं, मजबूत आदमी हैं, खामोश रहते हैं, और उनकी खामोशी को ये ना समझा जाए कि गुलाम नबी आज़ाद सब चुप बैठे हैं या चुप बैठे रहेंगे, एक बात। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस दो खेमों में बैठी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपसी मतभेद हैं। हालांकि अगर
जो लोग आज़ाद साहब के साथ हैं उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे भाई कांग्रेस एक है। मैं भी कहूँगा नहीं जी कांग्रेस यूनाइटेड है। अगर मीर साहब के लोगों से पूछेंगे वो भी कहेंगे जी कांग्रेस एक है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहना थोड़ा गलत होगा। डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, लेकिन एक चीज़ मैं फाइनली तीसरा आपसे ये कहना चाहूँगा, तीसरी बात इन दोनों चीज़ों को मिला करके कि कांग्रेस को इलेक्शन फेस करनी है जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस एक बहुत वसी पार्टी है, सारे देश की नेशनल पार्टी है और कांग्रेस एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मीर साहब अपनी जगह लीडर होंगे, तो हमें कोई उनसे किसी से कोई गिला नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस तभी इलेक्शन फेस कर सकेगी जब गुलाम नबी आज़ाद को पूरी कमान कांग्रेस की दी जाएगी। गुलाम नबी आज़ाद ही यहाँ कैंपेन करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों के पास जाएंगे तो कांग्रेस को वोट मिलेगा। बिना गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो ना के बराबर है। इसलिए मैं समझता हूँ और मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं कि गुलाम नबी आज़ाद खामोश हैं, लेकिन समय की बात है, हर चीज़ की कैलकुलेशन होती है। समय कब आएगा चिप साहब? मान लीजिए कल इंतखाबात डिक्लेयर कर दिए जाए, अनाउंस हो जाएं, मई के बाद जून में वो इंतखाबात कह दें जी हम अक्टूबर नवंबर में कराने वाले हैं, तो आप तो मतलब फैसला लेने में ही इतना वक्त लगाएंगे। और अब की जो सियासत है वो तो 24/7 365 डेज वाली सियासत हो गई है। ये मैटर नहीं करता। आपको देखा होगा कि 1.5 महीना पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कोई कम से कम 20 रैलियाँ करी सारी रियासत जम्मू कश्मीर में, और ज़बरदस्त रैलियाँ उनकी हुई। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और लोग उनके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज़ाद साहब ही सब कुछ कांग्रेस को यहाँ देखेंगे और उनकी सरबराही में ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी और उनकी सरबराही में ही कांग्रेस जो है वो उन ताकतों का मुकाबला कर सकती है जो कि जैसे आपने कहा कि जो इंतखाबात को टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने डिलिमिटेशन गलत करवाई यहाँ, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद के बिना जो है वो कांग्रेस अधूरी है। जैसे आपने कहा गुलाम नबी आज़ाद के बगैर कांग्रेस अधूरी है, लेकिन आप जब साहब ये भी तो मानेंगे कि आपका कैडर जो है डिप्लीट हुआ है बड़े बुरे तरीके से। बड़े सारे क्षेत्र हैं, बड़ी सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ लोग भाग गए, बीजेपी में चले गए हैं, जो बचे खुचे थे वो अपनी पार्टी में चले गए हैं। तो आप बिना कैडर के, बिना लीडर के, अब मुझे बताइए गूल अरनास और गुलाबगढ़ की आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इसी तरीके से जम्मू में कई अखनूर की आपकी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज जिनका मैं नाम ले सकता हूं जहां पर आपका लीडर ही नहीं है, और अगर कोई बेचारा लीडर है भी तो उसको कांग्रेस उस तरीके से समर्थन नहीं दे रही जिस तरीके से बेचारे को देना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, ये जो डिप्लीट आपका कैडर हुआ है इसको रिजुवनेट गुलाम नबी आज़ाद 2-3 महीनों के अंदर कैसे करेंगे? वो क्या फार्मूला होगा, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, आपने तो मेरे प्रश्न के उत्तर दे दिया। ये जो कार्डर डिप्लीट हुआ है वो उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है जो आज अपने आप को कांग्रेस के ठेकेदार समझते हैं। यहाँ ये उन्हीं की मेहरबानी है। 45 से 50 हमारे बड़े बड़े नेता जो एक्स मिनिस्टर्स, एक्स MLC, एक्स MLAs, पार्टी के अहदेदार पिछले 6 साल के अंदर पार्टी छोड़ दी उन्होंने। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, जो कॉमन मास्टर्स हैं वो लोग। यानी आपको आज़ाद वेव को लग रहा है कि आज़ाद वेव आएगी? तो सुनिए मैं बता रहा हूँ, मुझे लेट मी कंप्लीट। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जिन्होंने आज़ाद साहब को 2.5 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर के रूप में देखा और उस 2.5 साल में एक आज़ाद साहब ऐसे शख्स थे जिन्होंने 8 ज़िले क्रिएट कर दिए, सबके सेक्रेटरीट बना दिए, जिन्होंने 7-8 मेडिकल कॉलेजेस दे दिए, जिन्होंने कोने कोने में रियासत में पार्क्स बना दिए, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी जैसे हॉस्पिटल बना दिए, और जिन्होंने बड़े बड़े पुल यहाँ बनाया और डबल शिफ्ट में काम चला। तो जिन लोगों ने उनका काम देखा है वो वहीं खड़े हैं। जाने वाले होंगे चंद लोग जो इधर उधर दिखावे के लिए गए होंगे, लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गुलाम नबी आज़ाद मैदान में यहाँ उतरेंगे तो आप देखेंगे सब कुछ रिजुवेनेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिप साहब मुझे बताइएगा, आपके पुराने साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आप रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी इस वक्त सियासी तौर पर जो हैं आप जानते ही हैं कि वो सक्रिय हैं, और यूं भी कुछ सर्वेज बता रहे हैं कि जब भी इंतखाबात होंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बड़ी पार्टी बनकर जो है वादी कश्मीर से उभर कर आ सकती है। तो ये बताइए कि क्या पुराने कोई रवाबित अभी भी रहे हैं, या दूसरा ये भी कहा जा रहा, आप मतलब लोगों के बीच में ये बात चल पड़ी थी कि शायद RS चिप जो है आम आदमी पार्टी का भी चेहरा हो सकते हैं। तो या पुराने रवाबित हैं या नए कोई ग्रीनर पास्चर्स आप भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। मैं फ्रैंक बात करना चाहता हूँ
कुछ लोग नाराज़ भी होंगे। अगर इस समय जम्मू कश्मीर रियासत का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें सारा, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसी है, पीडीपी है, पैंथर तो ख़त्म ही हो गई, अपनी पार्टी है, पीसी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि दो शख्सियतें ऐसी हैं जो मोस्ट रेलेवेंट है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में। नंबर 1 गुलाम नबी आज़ाद और नंबर 2 डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मैं कहीं भी रहूं, देखिए मैं बताता हूं आपसे, मैंने कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू में कहा, मैं डेली वहाँ गोल्फ कोर्स में जाता हूं तो वहाँ भी लोग याद करते हैं, आज़ाद साहब को भी याद करते हैं, डॉक्टर फारूक साहब को याद करते हैं लोग। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और ये जो आपने कहा है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से उभर के आएगी जम्मू कश्मीर, लग रहा है, मतलब सर्वेज हैं बता लग रहा है, तो मेरे ख्याल में आप एक बड़ी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि एक समझदार लोग जो है वो दे सी राइटिंग ऑन द वॉल्स एंड ऑल दैट। कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या हो रहा है, बीजेपी ने 2.5 साल में यहाँ क्या किया, क्या उनकी कोशिशें हैं, कैसे डिलिमिटेशन को रोड किया गया और कैसे इलेक्शन को डिले किया जा रहा है, से सब चीज़ों को देखते हुए इन्हीं के ऊपर आने वाले इंतखाबात का रिज़ल्ट होगा, इन सब चीज़ों पर ही बेस्ड होगा। तो ये जो आपने कहा है मेरे बारे में, आपने कहा है, देखिए इस जब भी इलेक्शन आती है तो लोगों के बारे में अफवाहें उड़ती हैं। अब यहाँ तक आम आदमी का सवाल है, आम आदमी पार्टी के लोग भी वो हमारी तरह पॉलिटिकल लोग हैं, उनका हक बनता हर एक के पास जाना। हमको भी मिले होंगे, सबको मिले होंगे, मेरे ख्याल में हर लीडर के पास जा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अपनी पार्टी बनी वो भी सबके पास गए। अच्छा, पीसी का तो खैर ज़्यादा प्रभाव दिल्ली में है, तो उन्होंने बहुत से एनसी के लोगों को वहाँ से तोड़ा या कांग्रेस के लोगों को अपने साथ जोड़ा है नाल दे। तो ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो जब बनता है इलेक्शन के समय, तो अक्सर कुछ अफवाहें उठती हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जाने वाला है, क्या होगा नाल दैट। लेकिन ये वक्त बताएगा कौन कहाँ क्या है और कैसे है, ये तो समय की बात है। चिप साहब कहाँ रहेंगे? मैं तो कांग्रेस में हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ये थे आर एस चिप। आपने साफ तौर पर इनसे दो बातें सुन ली। एक तो ये कि सियासत में कल क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल आर एस चिप कांग्रेस में हैं। और दो कद्दावर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, गुलाम नबी आज़ाद और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये दो वो कद्दावर शख्सियात हैं जम्मू कश्मीर की जिनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत अहम रोल आने वाले वक्त में अदा नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने ख़त्म बात इस बात पर की कि कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात लड़ने होंगे, तभी जाकर कांग्रेस कामयाब होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे बहुत ख़राब हो सकते हैं।